तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या, बिजनेस स्टडी का चैप्टर 6 चल रहा है स्टाफिंग में। हमने आपको स्टाफिंग का मीनिंग बताया था। मीनिंग बताने के बाद हमने आपसे जो डिस्कस किया था दैट इज अबाउट द नीड, इंपॉर्टेंस वगैरह के बारे में हमने बात किया था कि आखिर इंपॉर्टेंस क्या है किस चीज़ का, स्टाफिंग का हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस को रन करने के लिए मैनेजमेंट को किस प्रकार से हेल्प करता है, क्या हमारा स्टाफिंग प्रोसेस या स्टाफिंग फंक्शन कह लीजिए। तो हमने आपको पूरा का पूरा हर एक चीज़ इसमें हमने समझा के आपको बताया था। आज जो हमारा बात है वो स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए स्टाफिंग क्या है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि स्टाफिंग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, ह्यूमन रिसोर्स का होता है। स्टाफिंग किसका होता है, स्टाफिंग में किसी और मतलब अदर रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि किसी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में या इवन किसी फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में हम बात नहीं करते हैं। बस हमने आपको उसका रिलेशन स्टाफिंग के साथ इस प्रकार से जोड़ा था कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अलग अलग जगहों से क्या कर सकते हो, आप अपने पास फिजिकल रिसोर्सेज हो चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो, आप उसको क्या कर सकते हो, अपने पास अरेंज कर सकते हो। बट इससे सिर्फ और सिर्फ आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा ये बहुत आगे तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा खेल इस पे किस पे टिका होगा कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस है उनका यूज किस प्रकार से करते हो। तो यूज कौन करेगा, ह्यूमन रिसोर्स। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स के सेलेक्ट करने के लिए जो फंक्शन यूज करते हैं वो क्या होता है, हमारा स्टाफिंग। तो यहाँ पे हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, छोटे ऑर्गेनाइजेशन की तो बात नहीं करेंगे, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिनको सिर्फ एक ही काम होता है कि आपके संस्था में ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी काम हो, वो चाहे उनका सिलेक्शन करना हो, उनको कार्यों का बंटवारा करना हो, उनको ट्रेनिंग देना हो, उनको प्रमोशन करना हो, उनका ट्रांसफर करना हो, उनके कंपनसेशन देना है, बोनस देना है, जो भी देना है वो सारा का सारा देख रेख कौन करेगा, तो कौन करेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये स्टाफिंग प्रोसेस जो होता है वो टोटली अगर बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें किसके हाथों में होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हाथों में होता है। क्योंकि स्टाफिंग भी क्या है, हमारा एक मैनेजेरियल वर्क है। ये क्या है, हमारा मैनेजेरियल वर्क है। तो इसको नॉर्मल लोग या नॉर्मल किसी इंप्लॉई के हाथों में हम लोग नहीं देते। और इसमें कह रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस विच डेवलप्स एंड मैनेज द ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ द इंटरप्राइजेस कंसाइडिंग देयर नॉलेज, स्किल, क्रिएटिविटी, टैलेंट्स एंड पोटेंशियल्स फॉर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब ये क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को क्या करना होता है कि अपना जो भी प्लानिंग हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग करके हमने जो स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है उसमें जितने लोगों की ज़रूरत है ये पता करना, उसमें से किन लोगों की क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए, किनका किन चीज़ों में एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में पता करना और उनके नीड के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, उनके जो भी ह्यूमन एलिमेंट्स को क्या करना है, उनको क्या करना होता है, उनको सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन उनका करना होता है। तो ये किसका काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। फिर आगे क्या करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। बस वही चीज मैंने बताया कि ये क्या डिटरमाइन करता है, पहले ये स्पेशली इसी के लिए बनाया गया है। ये पूरा का पूरा, सॉरी बस एक मिनट, ये पूरा का पूरा ये जो मैनेजमेंट है, ये जो डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये किसके लिए बनाया जाता है ये, तो ये पूरा का पूरा स्टाफिंग फंक्शन को ही परफॉर्म करने के लिए हम बनाते हैं। जिसमें क्या करना होता है, वही नंबर ऑफ एम्प्लॉय वगैरह के बारे में या नंबर ऑफ पर्सन जो जिनकी नीड है आने वाले निकट भविष्य में उनके बारे में पता करना और उसी के अकॉर्डिंग इसमें काम करना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ आता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है स्टाफिंग का, ये अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा अगर परफॉर्म किया जाता है ना, इसके बारे में ये लाइन है यहाँ पे जब आप चलिएगा, तो एक हो जाता है आपके पास जब स्मॉल स्केल लेवल पे जब इसको परफॉर्म किया जाता है तो वहीं क्या किया जाता है, यहाँ पे देखिए जनरली वेन दीज फंक्शंस, कौन से फंक्शंस, मतलब इंप्लॉय रिलेटेड जो भी फंक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड जो भी फंक्शन है, जब वो कहाँ परफॉर्म किया जाता है, कैरिड आउट एट ए स्मॉल स्केल लेवल in a small organization by every manager, we call it a staffing function by, बताइए क्या होता है, लाइन मैनेजर। स्टाफिंग फंक्शन बाय लाइन मैनेजर का मतलब क्या हो गया, ये लोअर लेवल पे बहुत ही छोटे रूप में इसको क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। तो क्या ये जनरली छोटे छोटे, ये जनरली क्या किया जाता है, छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऐसे काम किए जाते हैं। क्योंकि बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको क्या बताया, ह्यूमन रिसोर्स के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो वही यहाँ पे कह रहा है, बट व्हेन दिस फंक्शन आर परफॉर्म्ड एट लार्ज स्केल, लेकिन यही फंक्शन, यही कार्य, कौन सा कार्य, स्टाफिंग का कार्य, जब क्या किया जाता है लार्ज स्केल में, बड़े बृहत स्तर पे जब इसको क्या करते हैं हम करते हैं, जैसे कि बहुत बड़े लेवल पे हमने क्या कर दिया, रिक्रूटमेंट निकाला कि भैया हमारे पास इतने लोगों को हमें जरूरत है, यहाँ पे हमें स्टाफ की भर्ती करनी है, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से हमने क्या किया, इंटरव्यू लिया या उनका रिटन टेस्ट लिया, या और भी बहुत सारी हमारे पास ऑप्शन है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, उन सब के जरिए जब हम इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो ये बिग ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ नीड टू क्रिएट अ सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो ये होना निश्चित है, क्योंकि स्टाफिंग कार्य यही करेगा, बस इसका नाम बदल जाता है छोटे ऑर्गेनाइजेशन में। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में इसको क्या कहते हैं हम, स्टाफिंग फंक्शन बाई लाइन मैनेजर, स्टाफिंग फंक्शन बाई लाइन मैनेजर मतलब छोटे लेवल पे, लेकिन वहीं बड़े लेवल पे होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैनेजर ही क्या करते हैं, स्टाफिंग कर लेते हैं, यहाँ पे अलग डिपार्टमेंट होता है जो स्टाफिंग के लिए बना होता है जनरली। ठीक है, उसके बाद क्या करें, द प्रेजेंट डे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब ये वही एक्टिविटी है जो ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है। हमने क्या क्या कल बताया था, नीड इंपॉर्टेंस वगैरह में, या इवन में फंक्शन ऑफ क्या कहते हैं इसमें, स्टाफिंग में। तो देखिए सबसे पहले क्या, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, सबसे पहले हम प्लान करते हैं, हम पता करते हैं कि कितने लोगों की आवश्यकता है, कौन से व्यक्ति कौन सा कार्य करेंगे, किस कार्य को करने के लिए व्यक्ति की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग कर लेते हैं। फिर अगला काम क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, अलग अलग लोगों को हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमने प्लान किया है उस प्लान के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास ब्लैंक जो भी सीट हमारे पास अवेलेबल है उसके लिए हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्शन करने के बाद जो भी लोग हमारे पास आते हैं उनका हम क्या करते हैं, उनके जॉब के लिए प्लेसमेंट करते हैं, मतलब जहाँ भी जॉब खाली है उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको क्या कर देते हैं, हम भर्ती कर देते हैं, अलग अलग जॉब प्रोवाइड कर देते हैं। कैरियर ग्रोथ, अब जिन लोगों को हमने भर्ती किया अभी, या जो लोग पहले से ऑलरेडी हमारे पास एज ए स्टाफ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू क्या कर देते हैं, उनको उनके कैरियर को ग्रोथ करते हैं। उनके कैरियर को ग्रो करना मतलब उनको एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं, एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, अपने लाइफ में और भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर अगला कर रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूडिंग फीडबैक। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, मतलब उन्होंने अब क्या किया, एक टाइम पीरियड बाद क्या होता है कि उनको हम बताते हैं, उनके लिए एक फीडबैक देते हैं कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया इस पीरियड में। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं आप जैसे रिलायंस डिजिटल वगैरह में चले जाइए, आदित्य विजन में चले जाइए, तो कहीं कहीं एक बोर्ड लगा होगा, वहाँ पे लिखा होगा एम्प्लॉई ऑफ द मंथ। ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया हमारा कौन सा, परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसके थ्रू उनको क्या करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं कि भैया आपने बढ़िया काम किया, ताकि और भी लोग क्या करें, और भी मन से काम करके और वो अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए कोशिश करें। फिर मोटिवेशन कैसे मिलता है, सबसे बड़ा मोटिवेशन आपको मिलता है समझिए कि फाइनेंशियली, और नॉन फाइनेंशियली क्या होता है, उनको उनकी वाहवाही करके, उनकी तारीफ करके, जो कि मैंने आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया। तो मोटिवेशन बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कोई है तो उसको हमने एक्स्ट्रा बोनस प्रोवाइड कर दिया, है कि नहीं, कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड कर दिया। नॉन फाइनेंशियल में क्या हो गया, उनकी तारीफ हमने कर दी, उनको और भी लोगों के सामने जैसे कि होता है ना कुछ गिफ्ट पैकेज वगैरह दे दिया, तो वो सब हो गया। कंपनसेशन, उसके बाद क्या होता है, कंपनसेशन और रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय कीपिंग इन माइंड देयर क्वालिफिकेशन एंड अदर फैक्टर्स। एक तो उनका क्वालिफिकेशन क्या, उसके अकॉर्डिंग उनका क्या बनेगा, उनका कंपनसेशन बनेगा, मतलब रेम्यूनरेशन बनेगा, थोड़ा जग जाइए थोड़ा देर और, तो उसके अकॉर्डिंग इनका कंपनसेशन बनेगा, मतलब इनकी सैलरी या जो भी कहिए, वेजेस कहिए, कमीशन कहिए, जो भी कहिए, तो उनके एक तो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्लस वो कार्य कैसा कर रहे हैं, वो काम कैसा कर रहे हैं, किस लेवल पे कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको क्या होगा, कंपनसेशन बनेगा। फिर क्या करें, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, उन्हें क्या करते हैं, सोशल सिक्योरिटी कैसे देते हैं, मतलब उनकी एक अलग पहचान सोसाइटी में हो, सेफ्टी फील करे, जैसे उनके फैमिली पर्सन को क्या करें, कुछ एक्स्ट्रा हम उनको अलाउंस दे दें, या कुछ परक्यूजिट्स वगैरह अलाउ कर दें, लाइक उनको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दे दें कि उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, है कि नहीं, तो इस प्रकार का उनके नाम पे कुछ इंश्योरेंस वगैरह, उनका मेडिकल फैसिलिटी वगैरह, तो ये सारा का सारा किस चीज़ में आता है वो, तो ये सारा का सारा मतलब टोटली ये सोचा जा रहा है किसके बारे में, अपने स्टाफ के बारे में, अपने एम्प्लॉय के बारे में। तो ये सारा का सारा किसका है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही काम है कि वो सोचे कि उसका एम्प्लॉय, उसके अंडर जो भी ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं उनके बेटरमेंट के लिए जो सोचता है वो कौन सा मैनेजमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट
डिपार्टमेंट होता है। फिर आगे कह रहा है रिव्यू एंड ऑडिट ऑफ पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, उनके लिए जो पॉलिसीज बनाया जाता है उनका टाइम टाइम पे रिव्यू किया जाता है कि क्या इनके लिए जो पॉलिसी हम बना रहे हैं क्या इनके लिए सही है, इनको कंफर्ट जोन में रखेगा कि नहीं होगा, इनको सेफ रखेगा कि नहीं रखेगा। तो उसके अकॉर्डिंग उसमें जो भी चेंजेज वगैरह करने होते हैं टाइम टू टाइम हमें चेंजेज करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जो था आज के डेट में इन सब चीज़ों को लेके चला जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस चैप्टर का वो शुरू होता है यहाँ से स्टाफिंग प्रोसेस से। अब हमने आपको कल स्टाफिंग प्रोसेस में बताया था, तो स्टाफिंग प्रोसेस में मेनली कितने काम होते हैं, 3 काम बहुत ज़्यादा बहुत मतलब बृहद लेवल पे होता है स्टाफिंग प्रोसेस में। तो स्टाफिंग प्रोसेस एक्चुअल में है क्या, ये तो आप तो जान चुके हो, जो कि मैं कल से ही लगातार लास्ट क्लास से मैं बता रहा हूँ कि स्टाफिंग प्रोसेस में क्या करना, सबसे पहले पता करना नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड, है कि नहीं, टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड या क्वालिफिकेशन ऑफ दैट एम्प्लॉय, जिनकी रिक्वायरमेंट है हमारे पास उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग क्वालिटी के हम एम्प्लॉय को क्या कर लेते हैं अपने पास रख लेते हैं। वो कैसे रखा जाता है, तो पहले रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट में मैंने कल बताया था आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लोगों को इनवाइट करना, लोगों को अपने पास इनवाइट करना। फिर उस लोगों में से उन लोगों में से अलग अलग प्रक्रिया अलग अलग प्रोसीजर के साथ उनको क्या करना, उनमें से जो बेस्ट लोग होते हैं, जो भी बेस्ट लोग होते हैं उनका क्या करना, सिलेक्शन करना, जिसको हम कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। उसके बाद जिनको हमने सिलेक्शन कर लिया उनको हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद उनको क्या करते हैं, हम जॉब प्रोवाइड करते हैं कि आपको कहाँ जाना है क्या करना है। या पहले से जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनका हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, कुछ का प्रमोशन करते हैं। और ये सारा का सारा खेल जिस पे डिपेंड करता है दैट इज कंपनसेशन। तो ये सारा का सारा प्रक्रिया क्या है, हमारा स्टाफिंग के अंतर्गत आता है। वही कह रहा है कि स्टाफिंग इज रेफर्ड एज बोथ लाइन एज वेल एज द स्टाफ एक्टिविटी। लाइन एक्टिविटी क्यों है पता ना आपको, क्योंकि भाई छोटे लेवल से हम बात कर रहे हैं। लाइन एक्टिविटी का मैंने बताया था ना, जब छोटे लेवल पे हम बात करते हैं लाइन एक्टिविटी, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि इट इज द रेफर्ड एज लाइन एक्टिविटी बिकॉज, क्यों इसको लाइन एक्टिविटी क्यों कहते हैं, बिकॉज लाइक अदर फंक्शन सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग इज ऑल्सो परफॉर्म्ड बाई एवरी मैनेजर। अब वो मैनेजर चाहे टॉप लेवल का हो, चाहे मिडिल लेवल का हो, चाहे लो लेवल का हो, सबको इसके लिए करना है। ऐसा नहीं कि प्लानिंग जो करेगा हमेशा वो टॉप लेवल का ही, टॉप लेवल का प्लानिंग करेगा। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट कौन सा प्लानिंग करेगा, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो उनको वर्क प्रोवाइड करते हैं, जो भी जॉब प्रोवाइड करते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, इसको फुलफिल करना है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन टाइम, है कि नहीं, एक लिमिटेड कॉस्ट के अकॉर्डिंग कैसे फुलफिल करना है, इसके लिए उनको प्लान करना पड़ेगा ना। तो वो इसीलिए क्या किया जाता है कि ये जो काम होता है ये सारा का सारा हर लेवल के मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। इट इज ए स्टाफ एक्टिविटी। अब वो तो हो गया लाइन वाला, यहाँ पे क्या हो गया, स्टाफ एक्टिविटी बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो लाइक मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये स्टाफ एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि बाकी मैनेजमेंट की तरह ये भी, इसका भी एक अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने बताया ना, प्रोडक्शन का मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का हो गया डिपार्टमेंट, सेल मैनेजमेंट हो गया, परचेज मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया। तो उसी प्रकार से एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी अलग होता है। तो इसलिए मतलब इसको बड़े लेवल पे जब हम ले जाकर देखते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये स्टाफ एक्टिविटी बन जाता है। तो आखिर स्टाफिंग प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्या क्या शामिल किए जाते हैं। सबसे पहला जो शामिल होता है वो क्या होता है हमारा, बताइए, रिक्रूटमेंट। सबसे पहला क्या होता है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले हमारा क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स की, हमें जरूरत किन चीजों, कितने लोगों की। और सिर्फ हम टोटल नंबर ऑफ एग्रीगेट नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बारे में बात नहीं करते, हम एग्रीगेट नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बारे में बात करने के बाद ये देखते हैं कि उनका क्लास क्या है, मतलब किस व्यक्ति को अकाउंट सेक्शन में कितने लोग चाहिए, प्रोडक्शन सेक्शन में कितने लोग चाहिए, इंजीनियरिंग सेक्शन में कितने लोग चाहिए, आईटी सेक्शन में कितने लोग चाहिए, है कि नहीं है। तो सारे अलग अलग सेक्शन का हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट के अकॉर्डिंग फिर उसमें क्या कर देते हैं, अलग अलग सेक्शन बनाकर, लिस्ट बनाकर उसमें हम क्या करते हैं, अब अगला काम क्या होता है हमारा कि भाई इस सेक्शन के लोगों के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, दूसरे सेक्शन के लोगों के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट निकालते हैं बाहर। तो वही यहां पे कह रहा है कि क्या कह रहा है कि स्टाफिंग प्रोसेस बिगिंस विद द एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, कि कितने लोगों की जरूरत है, इसके रिक्वायरमेंट्स के साथ हमारा वो स्टार्ट होता है। विच मींस फाइंडिंग आउट नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय। मैंने क्या बोला, सिर्फ नंबर नहीं, उसके बाद किस चीज के बारे में बात करता है, टाइप ऑफ एम्प्लॉय नीडेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन नियर फ्यूचर, मतलब जो निकट भविष्य में कितने लोगों की जरूरत है उसके बारे में हम क्या करते हैं। वैसा तो नहीं है कि काम जब आएगा तभी हम रखेंगे,
हम क्या करते हैं कुछ दिन पहले ही, जैसे हमारे पास इतने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है तो हम पहले से उसको कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का प्रोसेस नहीं है। अगर आप 1 घंटे में 1 दिन में कर रहे हो तो मतलब आप सही स्टाफ को रिक्रूट नहीं कर रहे हो। तो फिर जब स्टाफ ही सही नहीं होगा, मतलब राइट पर्सन इन राइट जॉब नहीं होगा, तो क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इस पर टाइम देने की जरूरत होती है। तो इसलिए निकट भविष्य के बारे में पहले से ही फोरकास्ट करके हम क्या कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ये सारा लिस्ट बना लेते हैं कि भाई हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय क्या होगा। ठीक है ना। फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट इज नॉट ओनली टू फाइंड द नंबर ऑफ पीपल नीडेड। ये सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता है, सिर्फ ये नहीं पता किया जाता है कि नंबर ऑफ पर्सन कितने नीडेड है, बट ऑल्सो द टाइप ऑफ पीपल। वही चीज, टाइप मीन्स व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द पीपल हुम वी नीड टू अपॉइंट। मतलब टाइप का मतलब हमने ऑलरेडी अभी बताया कुछ देर पहले कि टाइप में सिर्फ ये नहीं होता कि भाई नहीं हमारे मेरे को चाहिए 200 एम्प्लॉय चाहिए। अरे भाई 200 एम्प्लॉय में ये बताओ कि उसमें इंजीनियर कितने चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने चाहिए, नॉर्मल बीकॉम कितने चाहिए, है कि नहीं है, पॉलिटेक्निक वाले कितने चाहिए। ये सारा का सारा चीज यहाँ पे समझा जाता है। एमबीए कितने चाहिए, तो सारा का सारा उनके बैकग्राउंड के पर्सनल मतलब क्वालिफिकेशनल बैकग्राउंड के थ्रू, या इवन हो सकता है कि कहीं कहीं आप उसके जॉब एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो आप अपना डिसाइड करना। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपना क्या करते हैं, अलग अलग अपना कंडीशन लगाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, पता कर लेते हैं। विल असेसिंग द टाइप ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड कंपनी शुड आल्सो मेक पॉलिसी रिगार्डिंग नंबर ऑफ पीपल टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम बैकवर्ड क्लास। अब ये आज के डेट में रिजर्वेशन वाला बात यहाँ पे कह रहा है कि आज के डेट में जो रिजर्वेशन का जो बात चल रहा है, लाइक बैकवर्ड क्लास से कितने लोग होंगे, कितने एम्प्लॉय में उसमें वुमेन के लिए कितना सीट रिजर्व है, माइनॉरिटीज के लिए कितना सीट रिजर्व है। तो इन सब चीजों को अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या कर लेते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं। तो वही यहाँ पे नहीं अलाउ करता है, वो अलाउ नहीं करता। तो फिर क्या, आपको पढ़ा दिया जा रहा है, जिन चीजों को अप्लाई करना होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई करना, जिन चीजों को अप्लाई नहीं करना होगा नहीं करना है अप्लाई। क्योंकि आप लोगों के लिए सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है ना कि आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ही जाओगे। अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी टॉप लेवल पे जाते हो तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए ये आपको पूरा नॉलेज देता है। बाकी आपको जिन चीज़ों की नीड है उसको रखो, बाकी नहीं है तो नीड उसको आप क्या कर लो, अलग रखो, क्योंकि जरूरत पड़ने पे ये तो है ना कि आपके पास जरूरत होगी। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स कंपनी विल टेक फॉलोइंग 3 स्टेप्स। अब इसके लिए क्या करता है कि कितने लोगों की जरूरत है, इसके लिए कंपनी क्या करती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 3 स्टेप को फॉलो करता है। सबसे पहला क्या करता है, किस चीज के बारे में, वर्कलोड एनालिसिस करता है। किसके बारे में क्या करता है एनालिसिस, वर्कलोड, कि हमारे पास कितने लोगों की जरूरत है, कितने लोगों की जरूरत है सबसे पहले। दूसरा वर्क फोर्स एनालिसिस करता है। ये वर्क फोर्स एनालिसिस मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने एग्जिस्ट हैं और किनके ऊपर ओवरलोडेड है काम का, मतलब ओवरलोड है, और किनके ऊपर अंडरलोड है, हम ये पता करते हैं। और फिर इन दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करके तब हम निकालते हैं कंपेरिजिंग बोथ द फाइंड आउट रिक्वायरमेंट्स। अब इसमें जैसे 100 लोगों की जरूरत है लेकिन हमारे पास 80 लोग हैं, लेकिन 80 लोगों में भी जो 10 लोग ऐसे हैं जिनमें ओवरलोडेड है, तो यानी कि हमें अभी कम से कम कितने लोग को चाहिए, कम से कम 25 लोगों की जरूरत हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने चाहिए अभी और स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू। तो वही यहाँ पे कह रहा है। तो वर्कलोड एनालिसिस क्या कहता है कि दिस रिक्वायर्स फाइंडिंग नंबर्स एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ, ये क्या है, नंबर पता करना है, रिक्वायर्ड नंबर, टोटल रिक्वायर्ड नंबर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने चाहिए, वो कौन सा बताता है, वर्कलोड एनालिसिस। ठीक है। दूसरा आता है हमारा वर्क फोर्स एनालिसिस, हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय कितने हैं पहले से। इट मींस एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स, एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स और एम्प्लॉय ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग जॉब पोजीशन, मतलब पहले से जो जॉब पोजीशन पे हैं, लेकिन इसमें ये देखना है, जरूरी तो नहीं, कभी कभी देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जब कम लोग होते हैं तो जितने लोग होते हैं उन्हीं के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। अब उससे क्या होता है, वो सही से काम नहीं कर पाते हैं। ये लॉन्ग टर्म मतलब प्रोसेस क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म टाइम में ये नहीं चल सकता, लॉन्ग टर्म में इसको आप नहीं कर सकते हो, एक टाइम बाद वो थक जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अपना फुल जो भी यूटिलाइजेशन उसका आप नहीं कर पाएगा, तो वहीं यहाँ पे क्या होगा, फुल आउटपुट नहीं मिलने पे आपका ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ रुक जाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया कि आप वर्कफोर्स एनालिसिस भी करो। तो उसमें क्या करें, एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स और एम्प्लॉय ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग द जॉब पोजीशन एंड हाउ मेनी देम आर ओवरलोडेड और अंडर बर्डन,
जिनके पास बर्डन थोड़ा कम है, या उन लोगों के बारे में पता करिए कि किन के पास बर्डन बहुत ज्यादा है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करके हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। आफ्टर डूइंग वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस द मैनेजर यू कंपेयर्स बोथ एज एक्सेस ऑफ वर्कलोड ओवर वर्कफोर्स इंडिकेट्स अंडर स्टाफिंग एंड नीड टू अपॉइंट मोर पीपल। इन दोनों से आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों की जरूरत है, उसी के अनुसार हम क्या कर देते हैं, हम लोगों को क्या कर देते हैं, अपने स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू अपने पास भर्ती करते हैं। तो इस भर्ती की प्रक्रिया में क्या होता है कि सबसे पहला काम जो होता है, सबसे पहले हमने क्या किया स्टाफिंग प्रोसेस में, हमने पता किया कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने चाहिए। नंबर सेकंड आता है, अब हमने पता कर लिया नंबर उतने चाहिए, तो उस नंबर के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट करेंगे, मतलब रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हमने भर्ती कर लिया, नहीं, हमने भर्ती करने के लिए लोगों के पास ऑफर दिया कि आप आइए, हमारे पास इतना सीट खाली है, आप आइए और इसमें अपना सिलेक्शन करवाइए। तो वही यहाँ पे क्या किया जाता है। तो ये जो रिक्रूटमेंट होता है ये दोनों तरह से होता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट भी होता है एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी होता है। यानी कि इंटरनल रिक्रूटमेंट मतलब पहले से जो हमारे संस्था में जो कार्यरत इंप्लॉई हैं, जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन लोगों को ही जब हम क्या करते हैं, उनको ट्रांसफर करके या उनको प्रमोशन देके जब हम क्या कर देते हैं, हम जब करते हैं तो उसको इंटरनल रिक्रूटमेंट के लिए हम उनको ऑफर करते हैं। और एक होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, मतलब हम अपने संस्था के एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने संस्था के एम्प्लॉय के बाहर की बात करें। तो वही यहाँ पे कह रहा है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंडिकेटिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। ये ध्यान रखिएगा, जनरली बच्चे समझ जाते हैं रिक्रूटमेंट कहने का मतलब कि भर्ती हो गया, नहीं, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होगा, अप्लाई फॉर द जॉब। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा की लाइन है। इन द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर असेसिंग द नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड, ये तो ऑलरेडी हमें पता चल चुका है, इसके पहले वाले इसी वाले प्रोसेस में हमें पता है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स में कि भाई कितने लोग चाहिए और उनका क्या होगा, उनका टाइप कैसा होगा। तो वही कह रहा है कि आफ्टर असेसिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड द मैनेजर tries that more and more people should apply for the job so that the ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट ट्राई चॉइस एंड सेलेक्ट बेटर कैंडिडेट्स। तो उसके बाद मैनेजर ये चाहते हैं, जब ये पता चल जाता है कि हमें इतने लोग की जरूरत है, तो मैनेजर भरसक प्रयास करते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, हमारे पास जॉब के लिए अप्लाई करें। क्योंकि जब वो ज्यादा से ज्यादा पर्सन जब जॉब के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो उसमें कैंडिडेट्स को ढूंढना भी क्या होगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी कैंडिडेट्स आएंगे, अप्लाई करेंगे, उसमें से हमें क्या होगा, जो भी बेस्ट कैंडिडेट होगा उसको चूज करने का ऑप्शन हमारे पास अच्छा खासा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं भाई क्या है, नॉट कर रहा है, ठीक है ना, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट एंड बेटर कैंडिडेट, ठीक है। इफ वी कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम चाहते हैं कि अंदर ही अंदर हमारा ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ट्रांसफर एंड प्रमोशन, मतलब ट्रांसफर एंड प्रमोशन, ट्रांसफर एंड प्रमोशन में अंतर है। ट्रांसफर मतलब हम आज जिस पोजीशन पे हैं उसी पोजीशन पे बस हमारा क्या हो गया, स्थान चेंज हो गया, डिपार्टमेंट चेंज हो गया, ये ट्रांसफर कहलाता है। प्रमोशन क्या होता है, हमारा जो पोजीशन हो गया हमारा बढ़ गया, पहले हम क्लर्क थे अब हम क्या हो गए, अकाउंटेंट होंगे, पहले हम क्या थे, अकाउंटेंट थे, अब क्या हो गए, चीफ अकाउंटेंट हो गए, पहले चीफ अकाउंटेंट थे अब अकाउंट ऑफिसर हो गए, है कि नहीं है। तो ये होता है हमारा प्रमोशन, ठीक है। तो आगे क्या करें, ट्रांसफर एंड प्रमोशन, देन इट इज वेरी economical and fast but generally organization has to fulfill its requirement from outside the organization। आगे हम पढ़ेंगे इंटरनल रिक्रूटमेंट के बारे में, ये नो डाउट इसमें क्या है कि बहुत इकोनॉमिकल, बहुत सस्ता होता है, क्योंकि इसमें बाहर लोग को एडवर्टाइज करने की कोई जरूरत नहीं होती है, बाहर अधिक अलग व्यवस्था करने की कोई जरूरत नहीं होती है, और बहुत फास्ट होता है, बहुत फायदेमंद इसलिए भी होता है क्योंकि हमें इनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर देने की जरूरत नहीं है, इनको कोड ऑफ कंडक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पहले से पता होता है कि नहीं है। लेकिन फिर भी जनरली क्या करती हैं जो भी संस्थाएं हैं, वो क्या करती हैं, वो अपने इंटरनल रिक्रूटमेंट्स के थ्रू अपने जो भी वैकेंट सीट है जॉब के लिए उसको फुलफिल नहीं करती है। वो जनरली क्या करते हैं भाई, वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के थ्रू ही एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को लेकर आते हैं। अब उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इंटरनल एक्सटर्नल का, वो भी हमें पढ़ना है पूरा का पूरा इस चैप्टर में, ठीक है ना। फुलफिल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम outside the organization, to recruit people from the outside the organization, most common way to recruit fresh talent is through advertisement। अब यहाँ पे देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, इनको रिक्रूट करते हैं। कंपनी एडवर्टाइज इन कॉन्ट्रैक्ट वेरियस प्लेसमेंट कंसल्टेंट एम्प्लॉयमेंट। अब यही चीज बता रहा है कि अलग अलग जगहों पे हम क्या करते हैं, इसके लिए ऑफर डालते हैं, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट डालते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास अप्लाई कर सके, ओके।
उसके बाद आता है अब हमारे पास रिक्रूटमेंट हो गया। हमारे पास जो भी नंबर ऑफ पर्सन जो अप्लाई करने वाले थे उन्होंने अप्लाई कर दिया। अब अगला काम क्या आता है हमारे पास? सिलेक्शन का। अगला प्रोसेस क्या आता है? सिलेक्शन का। अब हमें क्या करना होता है, उसमें जो बेस्ट होंगे। बेस्ट के बारे में कैसे पता चलेगा? तो ये बेस्ट कैसे पता चलेगा? तो या तो टेस्ट से, नहीं तो इंटरव्यू से, या टेस्ट प्लस इंटरव्यू से। आजकल ग्रुप डिस्कशन भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के चल रहा है। तो इसके थ्रू हम क्या कर देते हैं, जो भी बेस्ट इंप्लॉई होते हैं उनको क्या कर देते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा क्या? सिलेक्शन प्रोसेस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन आर, क्या होता है मेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन का? तो द सिलेक्ट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल टू मेक सेलेक्टेड कैंडिडेट रियलाइज दैट। अब देखिए, अगर आप डायरेक्टली बिना किसी टेस्ट, बिना किसी इंटरव्यू के अगर किसी का सिलेक्शन करिएगा ना, वो आपको बहुत हल्के मिलेगा। तो इसलिए जनरली बड़ी कंपनियां क्या करती है ना, अपना रिक्रूटमेंट के बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, उसको हार्ड करती है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या करती है? हार्ड करती है, ताकि ये बड़ी मुश्किल से लोगों को मिले। बड़ी मुश्किल से मिलती है तो लोगों के पास इसका वैल्यू होता है। वही यहाँ पे कह रहा है, टू मेक सेलेक्टेड कैंडिडेट्स रियलाइज दैट हाउ सीरियसली थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये बहुत सीरियस होकर हमारा रिक्रूटमेंट मतलब सिलेक्शन किया है, बहुत मुश्किल से हमारा सिलेक्शन हुआ है। इसका मतलब यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत हार्ड है, क्योंकि इसने सिलेक्शन में इतना हार्ड कर रखा है, तो इसका मतलब अंदर भी काम इसका पूरा का पूरा हार्ड होगा। तो इसको लेके वो सीरियस होते हैं और काम करने के लिए इच्छुक भी होते हैं। तो वही हमारा प्रोसेस क्या हो जाता है? सिलेक्शन प्रोसेस। फिर उसके अगला प्रोसेस जो आता है दैट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट क्या होता है? अब उनका हमने सिलेक्शन करने के बाद हमने क्या कर दिया, उनको अलग अलग जॉब पे, जिस जॉब के लिए हमने उनको रिक्रूट कर रखा था या सिलेक्शन उनका कर रखा था, उस जॉब पे हम उनको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। उनको ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे कि आपको यहाँ ज्वाइन करना है, इस काम पे ज्वाइन करना, आप ये करोगे। तो ये क्या कहलाता है? हमारा प्लेसमेंट। और उसके बाद दूसरा था ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? मतलब जो एग्जिस्टिंग जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रहा है, उसमें जो लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, उन लोगों के साथ क्या करना, जाके गेट टुगेदर, जान पहचान करवाना। तो बड़ी संस्थाओं में क्या होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, तो एक बार में बहुत सारे इंप्लॉई का नए इंप्लॉई आते हैं, तो उसके लिए उनको क्या कर दिया जाता है, एक पार्टी फेयरवेल दे दिया जाता है। वहां पे क्या दिया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में फेयरवेल दे दिया जाता है। इसमें बताया जाता है कि हाँ भाई, हमने इन इन कार्यों के लिए हमने इतने स्टाफ को हमने भर्ती कर रखा है, जिसमें ये डिपार्टमेंट के ये लोग हैं, इनका क्वालिफिकेशन। मतलब उससे क्या होता है कि पार्टी वार्टी चलता रहता है, खाने पीने का प्रोग्राम, और साथ ही साथ सबका जान पहचान भी हो जाता है। उसी में उनको बता दिया जाता है कि आपके ऊपर ये लीड करेंगे, आपके ऊपर ये है, आपके ऊपर, मतलब सबका एक दूसरे के साथ क्या होता है, जान पहचान करवा दिया जाता है। लेकिन वही जब छोटे लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा, तो उनके पास फंड की कमी होती है, उनके पास बजट की कमी होती है, तो वो ये ऐसे नहीं करते। तो उनमें क्या करता है, उनका मैनेजर या कोई भी पर्सन, जो मैनेजर जिनको अपॉइंट करता है, वो क्या करता है, नए रिक्रूट जो भी नए सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनको ले जाके और अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से क्या करता है, सामने जाकर मिलवा देता है कि ये भाई ये है और ये, मतलब उनका जो भी जान पहचान। तो वही होता है ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगला काम क्या होता है हमारा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों के लिए होता है, एक तो न्यूली सेलेक्टेड एम्प्लॉय और एक होता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टाफिंग प्रोसेस में ये भी आता है कि जिस प्रकार से जरूरत के हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, हम या तो नए रिक्रूट जो भी हमने किया है, नए सेलेक्टेड पर्सन को भी हम क्या करते हैं, या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को हम क्या करते हैं, उनको अपने नए काम के हिसाब से हम उनको क्या करते हैं, ट्रेंड करते हैं। हम क्या करते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं, ताकि उनके क्या करती हैं, स्किल में हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट लाते हैं, ताकि उनसे और भी बेहतर तरीके से हम कार्यों को करवा सके। वही यहाँ पे कह रहा है कि टू इंप्रूव द कंपेटेंस ऑफ द एम्प्लॉय एंड मोटिवेट देम व्हाट इज नेसेसरी टू provide training and development opportunity for employees to so that they can reach the top and keep improving the skill। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मैंने कल आपको बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि स्टाफिंग प्रक्रिया में जो हम यहाँ पे ट्रेनिंग जो देते हैं, वो ट्रेनिंग इसलिए नहीं देते कि सिर्फ अपना काम करवाना है, इसलिए भी देते हैं ताकि हम उनको क्या करते हैं, ट्रेनिंग देके उनको और स्किलफुल बना सके। जब उनके पास स्किल और ज़्यादा होगा, जब वो और भी टैलेंटेड होंगे, तो हमें क्या करना होगा, हमें प्रमोशन के लिए या हमें उनसे जो अपर लेवल के जहाँ पे सीट अगर वैकेंट है, तो उसके लिए हमें बाहर के लोगों को लाने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट के थ्रू, इंटरनल सिलेक्शन के थ्रू हम क्या कर लेंगे, उनको हम पहुंचा देंगे। इससे क्या होगा, इंप्लॉय मोटिवेट होंगे, वो किसी भी कार्य को मन से करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, उनका जो कंपनसेशन है, मतलब सैलरी है, बोनस है, या जो भी है, वो तो बढ़ ही रहा है। साथ ही साथ उनका क्या बढ़ रहा है भाई, उनका स्किल भी डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है उनका। प्लस उनका क्या होता है भाई,
उनका जो डिजिग्नेशन है वो भी बढ़ते जा रहा है। तो हर कोई चाहता है कि वो जिस लेवल से शुरुआत किया उससे अधिक लेवल पे जाए, अगर वो ईमानदार से काम कर रहा है, अपने कार्यों को ईमानदारी से कर रहा है। तो वहां पे क्या होता है कि भाई जो भी एम्प्लॉई होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मन लगाकर मोटिवेट होके क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जिससे भी उससे भी क्या होता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो ये जो था हमारा, तो वही कह रहा है, इन मोस्ट ऑफ द लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट विच परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन, बट इन ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन द लाइन मैनेजर मतलब जो अलग अलग लाइन के अपने मैनेजर होते हैं, जो लोअर लेवल के जो मैनेजर होते हैं, यही लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, स्टाफिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब क्या किया जाता है, तो सबसे पहला काम होता है क्या, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कैसे किया जाता है, उसके बाद आगे चलिएगा तो क्या किया जाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, अभी तो बताया था मैंने कुछ दिन, मतलब उनका क्या करना, उनके बारे में फीडबैक देना। जो टॉप लेवल के लोग होते हैं उनके कार्यों के हिसाब से, उनके कार्यों को देखते हुए क्या देते हैं, उनके बारे में फीडबैक देते हैं कि इन्होंने कैसा काम किया है। ठीक है ना, और उसी के अकॉर्डिंग उनको क्या कर देते हैं, उनको कुछ फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल क्या कर देते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल, थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। दूसरा काम क्या किया जाता है, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। तो प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग का मतलब क्या हो गया, प्रमोशन मतलब हमें हायर लेवल पे क्या करना, शिफ्ट करना। वही कह रहा है कि प्रमोशन रेफर्स टू द बीइंग प्लेस्ड एट अ हायर जॉब पोजीशन विथ मोर पे। सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होता है, हायर जॉब लेवल ही नहीं जाना, हमें क्या करना, उसके बदले उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पेमेंट भी करना होता है हायर। तो वही क्या कर रहा है, मोर पे, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक रिपोर्ट। हम किसको प्रमोट करते हैं, किसका प्रमोशन देते हैं, जो लोग अपने कार्यों को बहुत ही बेस्ट ढंग से करते हैं, उन्हीं का हम प्रमोशन करते हैं। तो इसीलिए प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग से पहले हमारा क्या आता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल आता है, क्योंकि उसी रिपोर्ट को देख के हम क्या करते हैं, बेसिस ऑफ फीडबैक रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस दे आर गिवन प्रमोशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर हायर जॉब पोजीशन। ठीक है ना, मतलब इनके हाथों में अपना बेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी थोड़ा सा हायर लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे सकते हैं, उसी को तो क्या कहते हैं, प्रमोशन कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्या आता है हमारा, कंपनसेशन आता है। तो कंपनसेशन कहने का मतलब क्या होता है, हम उनको उनके जॉब के लिए जो भी क्या कहते हैं, मॉनेटरी असिस्टेंट जो देते हैं वो क्या होता है, हमारा कंपनसेशन होता है। तो यहां पे क्या करें, इट रेफर्स टू द प्राइस ऑफ द जॉब। कंपनसेशन क्या हो गया, प्राइस ऑफ द जॉब, मतलब जो आप कार्य कर रहे हो उस कार्य के बदले जो हम आपको पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज कंपनसेशन। वही यहाँ पे कर, इट इंक्लूड्स पे, रिवार्ड्स एंड अदर इंसेंटिव्स गिवन टू द एम्प्लॉय। इट इंक्लूड्स डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट पेमेंट। मतलब कहीं से भी आपके अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉय अगर कार्य कर रहा है और उस कार्य को करने के लिए चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, चाहे बोनस के रूप में, कमीशन के रूप में, सैलरी के रूप में, किसी अलाउंस के रूप में जो भी आप देते हो, वो सारा का सारा किसके अंतर्गत देखा जाता है, कंपनसेशन के अंतर्गत देखा जाता है। समझ में आया, तो ये हो जाता है हमारा क्या, कंपनसेशन। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स आर टू टाइप्स, एक तो टाइम बेस्ड पेमेंट होता है, एक परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट होता है। तो टाइम बेस्ड पेमेंट जनरली फिक्स्ड होता है, वही आपको पर मंथ हम इतना सैलरी देंगे, है कि नहीं। तो आजकल की संस्थाओं में क्या किया जा रहा है, ज्यादा बेस्ट से बेहतर परफॉर्मेंस लेने के लिए एम्प्लॉई से हम दोनों चीज को मिक्स करके चलते हैं कि भाई आपका हम एक मिनिमम अमाउंट है 10,000 पर मंथ हम आपको देंगे, प्लस आपके कार्य पे हम इंसेंटिव के रूप में दे देंगे, मतलब पर पीस वेजेज हम आपको दे देंगे कि जितना पीस आप बेचोगे, जैसे आप चले जाते हो रिलायंस वगैरह में चले जाओ, आप क्या कहते हैं वोल्टास वगैरह, सैमसंग वगैरह में चले जाइए, या किसी भी, या आदित्य विजन है, किसी में भी आप चले जाइए, तो वहाँ के जो एम्प्लॉय जो काम करते हैं ना, उनका मिनिमम वेजेस फिक्स है, जो कि टाइम बेस्ड पेमेंट है, ये फिक्स्ड है। प्लस उनको क्या दिया जाता है, वो जैसे जैसे सेल करते हैं ना प्रोडक्ट को, हर प्रोडक्ट के सेल पे उन्हें इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाता है। तो वही होता है कि आज के डेट में जो कंपनसेशन होता है कितने प्रकार का है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनसेशन, नंबर 1 टाइम बेस्ड एंड नंबर 2 परफॉर्मेंस बेस्ड। समझ में आया, तो ये हो गया हमारा कंपनसेशन वाला पार्ट। अब आगे आता है कंपोनेंट्स एलिमेंट्स या एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में सबसे पहला आता है क्या, रिक्रूटमेंट, नंबर 2 सिलेक्शन एंड नंबर 3 ट्रेनिंग। तो देखिए रिक्रूटमेंट के बारे में हमने सारा का सारा आपको बता रखा है, कुछ भी यहाँ पे अब आपको बचा नहीं है। ठीक है ना, अब सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या हो गया, हमने आपको ये भी बताया कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ
रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हम लोगों को उठा रहे हैं। तो हमारा क्या हो गया, उन्हीं को ऑफर कर रहे हैं, भैया यहाँ खाली है, चाहिए क्या तुमको, आ जाओ इंटरव्यू दे दो, ऐसा है। तो ये क्या हो गया हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। लेकिन बाहर के लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज अबाउट, तो वो क्या कहलाता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इसके बारे में हमने बता रखा है। तो आखिर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का हम यूज क्यों करते हैं? हम संस्था के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ही हम क्यों अपने फिर से उसको हम प्रमोट करने वाले हैं, या फिर से हम पहले ऑफर उनको क्यों करते हैं? तो इसके बहुत एडवांटेजेस हैं। वो एडवांटेज क्या है? तो सबसे देखिए यहाँ पे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेरी पॉपुलर एंड कॉमन बिकॉज ऑफ इट्स एडवांटेज। क्या है कि एक तो ये सस्ता है, एडवर्टाइजमेंट खर्च नहीं है, ट्रेनिंग में ज़्यादा टेंशन नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, वही चीज़ें हैं यहाँ पे। तो एक तो इकोनॉमिकल है, फिर मोटिवेटेड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है, ये ऑलरेडी मोटिवेटेड है कि नहीं? मोटिवेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम उन्हें मौका दे रहे हैं कि आप अपना जो जॉब है उससे बेहतर कर सकते हो आप। तीसरा, लेस अमाउंट इन स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में उतना क्या करेंगे, हम खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो संस्था के एम्प्लॉई हैं और पहले से कुछ तो ये जानते ही होंगे। उसके बाद क्या करते हैं, एम्प्लॉई आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द रूल्स एंड रेगुलेशन। मैंने बोला ना, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में ये पहले से जानते हैं, तो उनको समझाने के लिए, उनको बार बार मनाने के लिए कोई ज्यादा हमें टेंशन की जरूरत नहीं है। ये भी फायदा है। इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज टू गेट प्रमोशन ऑफ, यहाँ पे एम्प्लॉई का परफॉर्मेंस भी हाई होगा। अब वो सोचेगा कि जब मैं क्लर्क से अकाउंटेंट बन सकता हूँ, है कि नहीं है, तो अकाउंटेंट से चीफ अकाउंटेंट भी बन सकता हूँ, अकाउंट ऑफिसर भी बन सकता हूँ, अगर ये ऐसे ही मन से काम किया तो मोटिवेट होके वो क्या करेगा, अपने कार्य को बहुत ही बेहतर ढंग से करेगा। तो वही कह रहे हैं इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय टू गेट प्रमोशन, एम्प्लॉय शो बेटर परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, अपना परफॉर्मेंस को और भी उसमें बेटर करता है। थ्रू ट्रांसफर एम्प्लॉय गेट ट्रेनिंग ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ जॉब रोटेशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे, मैंने बोला था ना ट्रांसफर एंड दो चीज, प्रमोशन दोनों अलग है। ट्रांसफर मतलब जॉब का लेवल, हमारा डिजिग्नेशन क्या है, सेम है, हमने या तो प्लेस चेंज किया नहीं तो डिपार्टमेंट चेंज किया, तो क्या होता है ट्रांसफर। तो वही क्या कर रहा है, थ्रू ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉइज कैन बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट। अब मान के चलिए जहाँ पे क्या है कि हमारे पास अंडरलोडेड है, मतलब यहाँ पे जरूरत है सिर्फ 10 लोगों का और है यहाँ पे 12 लोग, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में हमने देखा क्या कि वहाँ पे भी, वहाँ पे क्या है कि जरूरत है 10 लोगों का है, वहाँ पे सिर्फ कितना 8 लोग, तो हम यहाँ के 2 लोगों को क्या करेंगे, शिफ्ट करके यहाँ कर देंगे, दोनों जगह बराबर हो गया, तो वही ट्रांसफर भी हम करते हैं। तो ये फायदा है। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के। वो क्या है, सबसे पहला, नो फ्रेश और नो आइडियाज विल कम इनटू ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यदि मैं अंदर के ही लोगों को फिर से एक बार रिक्रूट करके फिर से उनको सेलेक्ट कर ले रहा हूं अपने एम्प्लॉय के रूप में, तो फिर हमारे पास कोई नया आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास तो वही लोग फिर बच गए जो लोग ऑलरेडी पहले से हमारे संस्था के एम्प्लॉय हैं, है कि नहीं? तो नया कोई भी आइडिया लेके कोई आने वाला नहीं है। दूसरा, देयर विल बी लिमिटेड चॉइस। वहां पे क्या था, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करना है तो बहुत नंबर ऑफ जो पीपल है वो बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें आइडिया, मतलब क्या होते हैं वहां पे बेटर मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, जब इंटरनल रिक्रूटमेंट करेंगे तो हमारे पास लिमिटेड जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है उसी में से हमें सेलेक्ट करना है, तो ये भी प्रॉब्लम है। तीसरा, नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल क्यों नहीं है ये वाला मेथड? क्योंकि न्यू ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास तो कोई संस्था में क्या है, कोई इंप्लॉई पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जब पहले से कोई इंप्लॉई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या वहां पे कोई, हम उसको कैसे इंटरनल करेंगे? तो इसलिए ये तो अप्लाई नहीं होता वहां पे। और लास्ट क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय। फ्रीक्वेंट मतलब बार बार, जल्दी से जल्दी हम जब ट्रांसफर करने लगते हैं तो इससे भी हमारा क्या होता है, संस्था के एम्प्लॉई इससे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होता। तो ये भी दिक्कत होता है, बार बार आप जॉब रोटेट कर रहे हो तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है अंडर द इंटरनल रिक्रूटमेंट्स फॉलोइंग मेथड्स ऑफ द रिक्रूटमेंट सर। अब क्या है, एक तो ट्रांसफर आता है, तो ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया, मैंने ऑलरेडी बता दिया, वही चीज यहाँ पे। ट्रांसफर मतलब जॉब पोजीशन सेम रहेगा। ट्रांसफर मतलब क्या होगा, जॉब पोजीशन हमारा सेम रहेगा, अंतर क्या आएगा सिर्फ, बताइए अंतर क्या होगा हमारा, जॉब पोजीशन सारा चेंज होगा, सिर्फ प्लेस चेंज होगा या डिपार्टमेंट चेंज होगा, प्लेस या डिपार्टमेंट चेंज होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या, ट्रांसफर मीन शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी जनरली विद द ट्रांसफर देयर इज नो चेंज इन द कंपनसेशन लेवल। मतलब यहाँ पे सैलरी वगैरह में कुछ भी चेंज नहीं हो, कोई चीज चेंज नहीं हो रहा है, बस इनके जॉब पोजीशन को अलग से अलग हम कर रहे हैं, अलग थलग कर रहे हैं, बस यही।
तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं ना करेगा भाई, ऑर्गेनाइजेशन को आपसे रिश्ता नहीं चलाना है ना, डिमोटिवेट होगा, छोड़ेगा। तो वैसे भी आपको जहां पे 12 लोगों की जरूरत है वहां पे 15 लोगों को क्यों रखेगी? ट्रांसफर का मतलब कहां बनता है? वही ना कि जहां पे भाई अंडरलोडेड है। ठीक है, तो ये चीज है। और एक होता है प्रमोशन। तो प्रमोशन में क्या होता है, हम पहले से देखिए, प्रमोशन रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर विथ हायर। ये क्या है? हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। तो ये क्या हो जाता है हमारा? प्रमोशन। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट आता है दैट इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसको रहने देते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।